ये तो निशान आ गया। ऑन हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं असदुर्रहमान साहब से। आपने आइडिया तो कर लिया होगा कि हम एक आर्टिस्ट के पास आए हैं, और आर्टिस्ट भी ऐसा जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है, और उन्होंने आर्ट, पेंटिंग यानी कि स्कल्पचर में अपना एक अलग मकाम बनाया है। आप देखेंगे तो न सिर्फ आपका ज़ाविया निगाह तब्दील होगा, बल्कि आपकी सोच में वसअत भी पैदा होगी कि आर्टिस्ट बताता है कि दुनिया में क्या क्या पॉसिबल है। पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट की एक दुनिया है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनके फ़न पारे भी दिखाएंगे, और आज का एपिसोड बड़ा अच्छा होने वाला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की और फैसिलिटेट किया, और असद साहब के पास हम यहाँ पहुँचे। तो कहीं जाइएगा नहीं, इंतज़ार कीजिएगा, आपको एक मज़े वाली दुनिया में लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। खैरियत से हैं? जी। हम तो आज आपका ये आर्ट वगैरह देख के तो बड़ी जो एक अजीब मेस्मराइजिंग लाइफ में चले गए हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आर्ट क्या है सर आपके नज़दीक? हाँ हाँ, पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। आर्ट हर एक की नज़र में अपनी डेफिनेशन खुद रखता है। अब मेरी नज़र में क्या है, मेरी नज़र में भी बहुत सारे बड़े बड़े अजीम फ़नकारों की जो कहने का मतलब है, जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है आर्ट को, मैं भी उन्हीं का फॉलोवर्स हूँ, तो उसी उन्हीं के पैटर्न पे अमल करता हूँ। लेकिन अचानक एक बात याद आ गई है, खलील जिब्रान साहब फरमाया करते थे कि आर्ट इज़ अ वन स्टेप फ्रॉम द विजिबली नोन टूवर्ड्स अननोन। यानी जो कुछ नज़र आता है ना नज़र आने वाली चीज़ों की तरफ एक कदम है। अब उसमें क्या क्या डिस्कवरीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें सामने पेश आती हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो सब कुछ मिला जुला कर एक आर्ट फॉर्म बनती है। और फिर ये है कि हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक डोमेन होती है, अपना स्टाइल होता है, अपने जेस्चर होते हैं, तो वो उस तरीके से वो उसको डिपिक्ट करता है। ज़बरदस्त, ये आपने तो बड़ा जामिया जवाब दिया। और अच्छा सर, आर्ट में हम जब देखते हैं तो हर आर्टिस्ट का अपना एक मिजाज है, उसकी अपनी एक टेक्निक है। आपने ये मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है, ये कैसे आपका ध्यान इस तरफ कैसे गया? एक्चुअली मैं फ़्लाइंग का भी बड़ा शौकीन था और करता हूँ। तो उसमें मुझे शुरू से शौक़ था आर्ट का, और मैं बड़ी यंग एज में पेरिस चला गया। तो ज़ाहिर है उस शहर में मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और बड़े बड़े फ़नकारों से मुलाकात का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, और वहीं मैंने आर्ट की स्टडी की। और आर्ट क्या, आर्ट स्कल्पचर्स वगैरह सारे। और इत्तेफाक से मैं वहाँ के बड़े बड़े एक दो स्कल्पटर्स जो हैं उनसे मेरी ज़ाती दोस्ती थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पिकासो के साथ गुजारी। तो आखिरी दम तक उनका मेरा दोस्ताना कायम रहा और उनसे सीखने का भी मौका मिला। वो बराह रास्त मेरे उस्ताद नहीं थे, लेकिन मैं जिस आर्ट स्कूल में पढ़ता था वहाँ अलंतार जैसे, एडगर अलंतार जैसे बड़े प्रोफेसर और बड़े पेंटर स्कल्पटर मेरे उस्ताद रह चुके हैं। तो और मेरी खुशनसीबी कि मुझे उनसे बड़ा सीखने का मौका मिला। तो बस फिर उसके बाद अपने तजर्बात करते रहे और अपनी अपनी चीज़ों को तलाश करते रहे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से इंस्पायर होके काम करते रहे। और बेसिकली ये जो मेरी तमाम फिगर्स हैं, मैं बाल्ज़ाक जैसे फ़्रेंच राइटर से, ऑनोरे दे बाल्ज़ाक जो है उससे काफ़ी इंस्पायर था। शुरू दौर में ही मेरे वालिद को लिटरेचर का बहुत शौक़ था, बड़ी किताबें थी उनके पास और पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने बड़ी यंग एज में बाल्ज़ाक को पढ़ा था। लेकिन जब फ़्रेंच में मैंने देखा और चीज़ें पढ़ी, तो मैं उनकी काफ़ी ह्यूमन कॉमेडी से इंस्पायर हूँ। तो उसमें काफ़ी मेरे जो इमेजेस हैं, मैं उसी सूरत में उनको ख़यालात को अपने डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक मेरा अगर आप छोटा सा सम अप करें तो करें। तो मुझे पिकासो की एक और बात याद आ गई, वो फ्रेंच में ही उसने एक दो फ़िक्रे कहे और नॉन स्टॉप वो कहता था। मुझे सेज़ार ने भी एक दफ़ा यही रिपीट करके सुनाए थे फ्रांस में। तो वो अक्सर कहता था, je ne fais pas ce que je vois, je peins pas ce que je vois, je pense ce que je pense। यानी मैं वो नहीं करता, आई डोंट पेंट व्हाट आई सी, आई पेंट व्हाट आई थिंक।
तो ये बेसिकली सारा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो मेरी डोमेन है उसके अंदर ये चीज़ बड़ी इन्वॉल्व है। और इसमें अब्रप्ट ब्रश स्ट्रोक्स और जेस्चुरल जो मूवमेंट्स हैं इमोशनल, वो सारे के सारे काउंट होते हैं कि आप किस इनर फीलिंग से आप काम कर रहे हैं और किस तरह आप कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है या क्या फील करते हैं आप, और आपकी इमोशंस किस तरह हैं जिनको आप अपने ब्रश स्ट्रोक से और स्पॉन्टेनियस ब्रश स्ट्रोक से या स्पैटल से या मार्क मूवमेंट से या किसी तरीके से जो भी आपके यूज़ करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उससे आप उसको किस तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरे का पूरा एक सिस्टम पेंटिंग में इन्वॉल्व है। ज़बरदस्त सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर आपने जिक्र किया फ्लाइंग का कैसे आपको मुझे शुरू से शौक़ था जी, मुझे शुरू से शौक़ था। मेरे नाना एविएशन में थे तो मुझे शौक़ था पाकिस्तान में। फिर मैं यंग एज में बाहर चला गया, फिर मैंने बाहर से भी लाइसेंस लिया, पाकिस्तान से भी लिया। तो मैंने एयरलाइन कभी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैंने 100% टाइम आर्ट को दिया और लिटरेचर को और इन चीज़ों को, इससे मैं इन्वॉल्व रहा, लेकिन वो मेरा पैशन था और है। सर मैं ये देखता हूँ कि आपने कहीं कोई प्लेन वगैरह जो है वो डिज़ाइन नहीं किए या वो उसका ताल्लुक मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट, बाहर तो इसमें कोई लिमिटेड स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है, लेकिन मेरा ध्यान कभी उस तरफ गया नहीं और कभी फीलिंग्स भी नहीं किए। बाहर तो कई हिडन पिक्चर्स हैं जिनको आप जहाज़ों से या किसी और चीज़ से रिजेंबल कर सकते हैं या सोच सकते हैं, क्योंकि वन हैज़ टू लिव विद द पेंटिंग। आपको एक पेंटिंग के साथ रहना पड़ता है। उसमें कई दफ़ा होता है कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपनी पेंटिंग या अपने किसी भी पीस ऑफ आर्ट के बारे में। वो जो शख्स एक्वायर करता है या जिसके पास होता है या जो उसके साथ रहता है काफ़ी अरसा, तो उसको उसमें से चीज़ें डिस्कवर करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उस डिस्कवरीज में उसकी सेटिस्फेक्शन होती है। और ज़ाहिर है इसीलिए मिलियंस की पेंटिंग्स भी कई हैं। तो वजह यही है, उसमें कोई ऐसा ख़ास सिंबॉलिक काम नहीं होता। उसमें काफ़ी हद तक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको आप अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें क्या कुछ होता है, एक अलग दुनिया है हर पेंटिंग की। तो यही डिपेंड करता है और उसमें क्या क्या कुछ फिगर निकलते हैं, क्योंकि वो 100% फिगरेटिव वर्क तो होता नहीं है। सर तो उसमें आप पता नहीं कितने हज़ार फुट की बुलंदियों पे प्रवास करते हैं। हाँ, तो वहाँ की फिज़ा, वहाँ की हवा, वो डिफरेंट वहाँ माहौल है, वो डिफरेंट माहौल है। कभी लेकिन कैप्चर करने की किसी मैं कोशिश की आपने कभी? जी वो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा रेयर टाइम टू टाइम फ्लाइंग कभी चला जाऊँ तो वो प्राइवेट जिस तरह होते हैं क्लब्स में। तो वजह ये नहीं है, वजह ये है कि वो आप तो नेचर से इंस्पायर होते हैं होल लाइफ टाइम। आपको इंस्पायर करने के लिए नेचर बहुत बड़ी, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो पैनोरामा है वो है ही नेचर। तो आप उससे कहीं ना कहीं जगह पे तो इंस्पायर होते हैं 24 घंटों में किसी भी वक्त। और पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत तरीन मुल्क है और मैं तो पाकिस्तान के कोने कोने में जा चुका हूँ और जाता हूँ। तो मुझे तो हज़ारों चीज़ें इंस्पायर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हवा की बुलंदियों से हो या नीचे हो। बाहर तो कभी भी कमर्शियल फ्लाइंग जो भी शख्स करता है या जो भी जाता है वो उसको हज़ार नज़ारे नज़र आते हैं, वो ऑब्वियसली उनसे 1000 टाइम इंस्पायर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद साहब, मुझे एक बात बताएं, कभी कोई ऐसा कोई मकाम आया, कोई ऐसा पॉइंट आया, कोई एक लम्हा ऐसा हो जहां आप कोई पेंटिंग, कोई शाहकार तख्लीक कर रहे हों और आप मुश्किल में पड़ जाए, रुक गए हों कि यार इससे आगे मैं क्या करूं? हज़ारों दफ़ा। एक जेन्युइन आर्टिस्ट, एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा। रेम्ब्रांड जैसा आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, कभी हज़ारों दफ़ा रुका, तो हमारी क्या हैसियत है। बड़े बड़े आर्टिस्ट रुक गए, बड़े बड़े लोग रुक गए, उनकी चीज़ें थी। साथ कैन साहब कई दफ़ा, मेरे वालिद बताते हैं और लोग बताते हैं जो उनके करीब थे, मुझे तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन यह है कि वो बताते हैं, क्योंकि मैं बड़ी यंग एज में बाहर चला गया, तो वो बताते हैं कि कई दफ़ा वो स्टॉप कर देते थे, कई दफ़ा वो रुक जाते थे, कई दफ़ा उनके पास ख्यालात और आते थे। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है और ये तो प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करना है। इस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर आप किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते। अव्वल तो एक पेंटिंग भी कभी कंप्लीट नहीं होती, वो भी हमेशा, मैं नहीं समझता ज़ाती तौर पे, जो मैंने बड़े बड़े लोगों से सीखा भी है, कि कभी भी वो मुतमईन नहीं थे। विलियम द कूनिंग जो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट है, जैक्सन पोलॉक है, मार्क रोथको, ये सारे पायनियर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के। अमेरिकन सारे पेंटर्स थे।
लेकिन ये है कि ये यूरोपियन चीज़ों से बड़े इन्फ्लुएंस थे पेरिस के फाइन आर्ट मूवमेंट्स जितनी भी थी। तो ये कभी भी इनमें से कोई मुतमईन नहीं हुआ। जाकोमेटी जैसा शख्स आखिर में कितना बड़ा स्कल्प्टर पेंटर था वो, अल्बर्टो जाकोमेटी, वो आखिर दम तक यही कहता रहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आती मैंने क्या किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो हम कैसे कह सकते हैं? हज़ारों मुकामात आते हैं, हज़ारों चीज़ें आती हैं, बस ये एक प्रोसेस है, चल रहा है, चल रहा है सो चल रहा है। इसमें जो कुछ आपकी वो इल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि फ़लसफ़ा शेर की और हकीकत है क्या, एक हर्फ तमन्ना जिसे कह न सकें रूबरू। हाँ। तो मामला ये है कि हाँ ये सारा के सारा हर्फ तमन्ना ही है, बस इसको किस तरह कौन किस रास्ते से गुजरता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। अच्छा असद साहब, ये फरमाएं कि आपकी पेंटिंग्स में और ख़ासकर ये स्कल्पचर में आपने चेहरों को जो है वो मैंने ये अभी क्या अभी आपसे अर्ज़ की थी कि मैं बाल्ज़ाक की ह्यूमन कॉमेडी से बड़ा इंस्पायर था और हूँ। तो उसमें ज़ाहिर है चेहरे हैं, ज़िंदगी का मकसद जो है, ज़िंदगी जो जिन लोगों से आप मिलते हैं, ये चेहरे ही हैं। ये चेहरे ही हैं जो आपके दिल पे एक स्टैम्प कर जाते हैं और या आपकी मेमोयर के अंदर आपकी मेमोरी में चले जाते हैं। तो ये चेहरे ही हैं जो हर जगह पे हैं, ये नहीं कि यही निशान है। दुनिया में दो ही तो चीज़ें, या चेहरे हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं। तो यही हैं सारे मामलात जो किसी भी तरीके से को आपको किसी याद दिलाने में, किसी चीज़ को मुकम्मल करने में, किसी अच्छी मेमोरी या कि इवन किसी बुरी चीज़ को भी याद करते वक्त, वो ये सब लोग हैं, इंसानी माशरा, इंसानी लोग हैं, इंसानी फिगर्स हैं। विदाउट दिस आप क्या सोच सकते हैं? यही है। सर आपने दुनिया देखी है, दुनिया घूमी है, मुझे ये बताएं कि चेहरा पढ़ना जो है और चेहरा पढ़ने के बाद उसकी हकीकत जानना जो है, ये कैसे ये सवाल वैसे तो किसी नजूमी से करना चाहिए लेकिन चूंकि आपने किया है तो मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी भर मैं तो इसमें फेल रहा। तो मैं आज तक, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, मैं नहीं समझ सकता। बड़े बड़े फ़लसफ़ी हजरात, बड़े बड़े आलिम हजरात इसका जवाब नहीं दे पाए कि फ़लाँ शख्स क्या है या कैसा है। ये तो एक प्रजम्पशंस हैं, चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट्स 100% ट्रूथ। आप नहीं बता सकते। ये इंसानी वेरी कॉम्प्लेक्स्ड ह्यूमन बॉडी है और इसके बारे में आप नहीं बता सकते, करेक्टर वाइज भी। लेकिन सर जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ अच्छी फीलिंग्स होती हैं, कुछ अच्छी केमिस्ट्री होती है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो मिल जाती हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी से कोई आपके साथ 30 साल का जानने वाला होता है, आप उसके साथ आपकी दोस्ती नहीं होती। किसी के साथ आप 15 मिनट पहले मिलते हैं किसी ट्रांजिट लाउंज में, किसी स्टेशन पे, किसी ऐसी जगह पर, और आपको लगता है कि आप उसे बरसों से जानते हैं, क्योंकि उसकी आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करता है। तो या आपकी बात समझता है, या आपको साइलेंट वर्ड्स में एक दूसरे के साथ बंदा कंफर्टेबल होता है। सर मेरा अगला सवाल इससे यही था कि क्या आपने किसी ऐसे चेहरे को अपनी पेंटिंग में जगह दी? मैं कह नहीं सकता शॉर्टी से, बड़ी यंग एज में भी बहुत मुश्किल है मैं कहूँ। कुछ चीज़ें कुछ वैसे गैर इरादी तौर पे, गैर शऊरी तौर पे, लेकिन कुछ पोर्ट्रेट बनाए थे मैंने, जैसे गालिब का पोर्ट्रेट था एक, जैसे और एक दो मेरे जापानीज दोस्त थे उनके, और कुछ लोग थे जो फिगरेटिव टाइप का, एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव एक्सप्रेशनिस्टिक अप्रोच से काम था। लेकिन मैं 100% उनके लिए नहीं बनाए, वो बन गए बस इसी गैर तौर पे वो आ गए ना, लाशऊरी तौर पे। जी ठीक है। मुझे ये बताएं सर कि आपका जो पेंटिंग्स में, तो वैसे तो उसमें हर तरह के रंग जो हैं उसकी आमेजिश है और हर रंग का इस्तेमाल है, लेकिन एक दो कलर जो है वो बड़े स्पेसिफिक हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। ये शायद आपने फील किया हो। अभी आप देखेंगे बहुत सारी पेंटिंग्स वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों के मैं नाम लेके आपको बता सकता हूँ। कुछ पीरियड्स होते हैं जिस पीरियड में आप एक कलर या एक उसकी तरफ ज़्यादा आपकी माइल हो जाते हैं और आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप उसको यूज़ करते हैं। और वैसे ये सारी मेरी तो 99% चीज़ें स्पॉन्टेनियस जेस्चर बेस्ड हैं, और ये इमोशनल सारे टच हैं जिसके अंदर पता चलता है कि क्या चीज़ क्या है। जो कलर दस्तयाब नहीं भी है बाज़ औक़ात, उसको फिल करने के लिए कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं किसी भी तरीके से, कि भाई कलर जो है उससे दूसरे कलर के साथ ऐसा हो कि भाई वो प्रोमिनेंट हो, जो कि एक्सप्रेशनिस्टिक अप्रोच है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फेवरेट कलर हो या कोई फेवरेट कलर ना हो। आई डोंट थिंक सो।
ठीक है सर। पेंटिंग और स्कल्पचर का आपका बैनुल-अक़वामी जो है एक शोहरा है बस उसका थोड़ा सा एक गुजारा करता हूँ जी, इतना भी सारे वो मैंने नहीं, देखी बस है थोड़ा सारी। सा। आप चीज़ें होती हैं बाहर, तो अब क्योंकि बरसा बरस बाहर रहा तो चीज़ें की एग्जीबिशन काफ़ी जगहों पे हुई दुनिया में। सर मैं यही लेकिन पूछना ये है चाहता कि कहाँ कहाँ किस ये किस मुल्क काफ़ी में? काफ़ी जगहों पे हुई, यूरोप में भी। और कई कई ग्रुप शोज थे मेरे अमेरिका में, वो गए, उसमें गए, मैं नहीं गया लेकिन पेंटिंग्स गई। कई जगहों पे और रही, यूरोप में तो खैर हुई, और फ्रांस में तो ज़ाहिर है मैं रहता हूँ, बरसा बरस से रहता था, बल्कि कुछ दिनों से, कुछ अरसे से पाकिस्तान में हूँ मैं। तो बस वो वालदा की वजह से था पाकिस्तान में, अभी भी हूँ। तो ये है भाईजान। तो सर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ एग्जीबिशन आपकी हुई है? पाकिस्तान में जी मैंने कराची में की है, और चौखंडी में, और वो इस्लामाबाद में ज़्यादातर जी मेरी आलियंस फ्रांसिस में, और गैलरीज हैं, नोमैड गैलरीज में कई दफ़ा की है मैंने अपनी कई एग्जीबिशन, बल्कि ज़्यादातर मेरा काम नोमैड गैलरी में ही होता था, और वहीं मैंने उसको एग्जिबिट किया, और इस तरह मेरी ज़्यादातर यही रही है सर इस्लामाबाद में। जिस तरह का स्कल्पचर आप तख्लीक करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में क्या इस किस्म का सिलसिला है इस आर्ट मैं में? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं पिछले दिनों चाइना गया था एक ग्रुप के साथ, तो बड़ा अप्रिशिएट किया मैंने तमाम आर्टिस्टों को और तमाम लोगों को, और चाइना हमें काफ़ी मौका मिला मुझे, तो हमने काफ़ी एग्जीबिशंस देखी, काफ़ी चीज़ें। तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के भी, जब हमने कंपेयर भी किया तो पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, बहुत आला आला स्कल्प्टर्स हैं, पेंटर्स हैं। अब एक का नाम लूँगा तो दूसरे की तरफ ज़रा थोड़ा सा तवज्जो हट जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ कि सारे ज़बरदस्त हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि ये अपने ये जी आर्ट ये से। ये सारा एक अफ्रीकन टच के साथ एक मेरा काम है जो शुरू से मैं करता चला आया हूँ। दो चीज़ें हैं, तो उसमें बस ये प्लेन रॉड्स के ऊपर मैंने एक एक्सप्रेसिव जो इमेज है वो दिया है, जिससे आपको उसकी फीलिंग्स उसकी आइज से, उसकी चीज़ों से नज़र आएंगी। हाँ जी, ये पेंटिंग, बस ये भी पेंटिंग वो इतनी पुरानी नहीं है, मतलब चंद साल पुरानी है, लेकिन ये वही एक्सप्रेशनिस्टिक अप्रोच है, वही काम है। आपको पेंटिंग को मैंने अर्ज़ किया कि आपको खुद उसके साथ जो है वो रहना पड़ता है, खाली मेरे बताने से ही कोई काम नहीं होता। मैं तो उसमें से 10 चीज़ें अपने तरीके से बताऊंगा, लेकिन ये है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उनको देखते हैं। ये बेसिकली एक जो दुनिया का एक इमेज है, दुनिया के किसी एक पार्क का या एक लाइवलीहुड का, ये वो इमेज दिया गया है इसमें, इस पेंटिंग में। ये मेरा एक ये एक स्कल्पचर है मेरा जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, अभी पिछले दिनों इसको फाइनल टच दिए हैं। एक दफ़ा इसको हाफ इसी टाइप के को एग्जिबिट किया था, अभी मैंने इसको एग्जिबिट नहीं किया। ये बेसिकली इसमें जो मीटर लगा है ये ज़ीरो बताने के लिए, 0 मीटर, और ये सिंबॉलिक है, और इसलिए लगाया कि इट्स रेडी फॉर टेक ऑफ। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने मुख्तलिफ चीज़ों के जोड़ के ये ना उससे फिर ही मैं उसको एक्यूमुलेट करके सारा कुछ वो उसको बनाता हूँ। अच्छा सर, ये जो मटेरियल आता है ये कहाँ से आता है? ये मटेरियल कुछ रॉ है जी, कुछ नया लेना पड़ता है, कुछ स्टील है, कुछ अलॉय है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बस ये इसको जोड़ के इसकी सेटिंग है, और एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड, नथिंग इज़ रैंडम। ठीक ठीक। ये तो एक अपनी कलेक्शन है। ये भी एक अलग पेंटिंग है। ये जो मैंने दिया था, ये जो मैंने जिक्र किया कि फ्रांस में एक जिस तरह ऑस्कर अवार्ड है, इस तरह सेजार अवार्ड है। तो फ्रांस के जो सबसे बड़े वन ऑफ द किंग ऑफ स्कल्प्टर्स जो है ना, वो सेजार था, ठीक है, सेजार बाल्तिचिनी। तो सेजार को होमेज देने के लिए मैंने ये एक सीरियल बनाई है, जो अभी तक मैं करता हूँ, कभी किसी साइज़ में, कभी किसी साइज़ में। ये सारे वो हैं, ये तीनों, चूँकि उसके कंप्रेशन थे, वो कंप्रेशन गाड़ियों के और सारे के सारे कंप्रेस करके गाड़ियों के वो बनाता था। और कई दफ़ा वो जो अवार्ड है वो तो खुद उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिएट किया और फिर उसको बनाया जो मिलता है। तो ये सारे के सारे उसी सीरीज़ के ये हिस्से हैं। दुरुस्त।
सर आपका स्टडी रूम हमने देखा। बस यार छोटा मोटा यहाँ पे मैं कभी बैठता हूँ, काम शाम करता हूँ, देखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ। सर क्या पढ़ रहे हैं ये आप? तो वैसे ही फ्रेंच ऑफिशियल एक है आर्ट के बारे में। वो आपका सवाल क्या था जो आपने अभी पूछा था? तो वो ऑस्कर वाइल्ड की एक बात याद आई। आपने कहा कि आप ये भी करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि celui qui vit plusieurs vies dans une racontera plusieurs morts। जो शख्स एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियां जिएगा, ज़ाहिर है वो कई अमवात का सामना करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस आई थिंक अबाउट द पीपल हु डू मैनी थिंग्स। वाह जी वाह। जी। अच्छा, इससे मिलती जुलती बात है कि एलन डेलन बड़े मशहूर एक्टर है दुनिया का, फ्रांस का, ज़ाहिर है उससे ताल्लुक। तो उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ऑस्कर वाइल्ड जैसी ही मिलती जुलती, उससे ही शायद इंस्पायर ही होके, कि celui qui vit plusieurs vies dans une, जो शख्स बहुत सारी ज़िंदगियाँ एक ज़िंदगी में जीता है, il y a toujours une fenêtre qui ouvre vers l'art। हमेशा आर्ट की तरफ जाने एक खिड़की ज़रूर खुलती है। तो ये भी आर्ट के हवाले से आपका जो सवाल था उसका जवाब है कि कभी ना कभी आर्ट की जानिब एक खिड़की खुलती है, जब इंसान बहुत सारी चीज़ों में देख रहा हो या उनमें जी रहा हो या तजुर्बे कर रहा हो, तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है। वाह जी। अच्छा साहब ये कौन सा ये काफ़ी अरसा लगा कि ये एक एक्चुअली ये लैंप तो था नहीं, मैंने इसको लैंप में कन्वर्ट किया है। लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की कारों के, मर्सिडीज़ के और दूसरे कारों के, बाइक के जो पुर्ज़े हैं उनके मुख्तलिफ वो लगा करके ये पूरा एक इसको ट्री का एक एब्स्ट्रक्शन में, मतलब एक ये ट्री का एक इमेज दिया है। आप इसको इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। लेट मी ऑन इट। वाह जी। ये मैंने रिसेंटली मेरा काम है अभी। ये काफ़ी अर्सा पुरानी एक पेंटिंग स्कल्पचर टाइप है वुडन, और फिर इसमें है सारी। ये क्या है सर ये मटेरियल जो ये है? इसमें एक बर्ड्स का और एक होम का, इसमें पूरा एक डिपिक्शन है उसकी, और पीछे पूरा एक ओशन टाइप का एक वो इमेज दिया है जिसमें एक घर और उसका एब्स्ट्रैक्ट वे से उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है सर। ये वो मेरे दोस्त वही सेज़ार और जॉन फ्रांसवा दोफो, जो चंद साल पहले उसकी डेथ हुई है। मुझसे तकरीबन हर हफ्ते में कई दफ़ा बात होती थी उसकी। बहुत बड़ा स्कल्प्टर फ्रांस का। तो ये उसी सीरियल में मैंने काम किया। ये तो बहुत साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है या 25 साल। ये रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारे प्रेशस और सेमी प्रेशस थे चीज़ें, उससे मैंने फिर इसको बनाया है। और ये मैंने ये ख़ास इमेजेस हैं, चूँकि मुझे कैलाश में अक्सर जाता हूँ, तो कैलाश वैली के जो ख़ास चेहरे हैं उनके जो सदियों पुराने, तो उनको मैंने अपने मैकेनिकल, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं, आपने नीचे स्टूडियो में भी देखे हैं। तो उसमें वो स्कल्पचर्स को उसी तरह मैकेनिकल स्कल्पचर्स के ऊपर जो उनका हेड दिया है वो कैलाशी, वो पुराने उनके क्लासिकल चेहरे दिए हैं। ये भी वही है जी जी, कैलाश ये की? भी वही है। ये पेयर है एक तरह का, मतलब मेल फीमेल। और ये फिर अफ्रीकन आर्ट है जो वुड एंड मेटल को मैं करके करता हूँ, जो आपने पहले भी देखा है जी जी। नीचे। ये पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये भी एक पेंटिंग है बड़ी, जिसको आप जब इसमें देखेंगे तो आपको इसमें ख़ास एक फिगर नज़र आएंगी एब्स्ट्रक्शन में। दूर होकर थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे ना क्लोजअप में, यहीं से यहाँ से ले ऐसे, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली ये देखिए, अब एक वुमन के अंदर पूरी फिगर नज़र आ रही है। ऐसे डायरेक्ट आपको फर्स्ट टाइम में नज़र नहीं आएगी, वो अच्छा गैरस अच्छा। करेगी। वाह जी वाह। ये तो
जी, असदुर्रहमान साहब, आपके स्कल्पचर पेंटिंग के हवाले से तो हमने काफ़ी जो है शाहकार देख लिए हैं। तो पोइट्री के हवाले से बताएँ कि जो आज हमें आप क्या सुनाएँगे? आप गुज़िश्ता कई अरसे से पोइट्री कर रहे हैं और वो नामवर जो है मौखर मैगज़ीन्स में और डाइजेस्ट में छपते भी रहे हैं। तो आज क्या सुनाना चाह रहे हैं आप? आज एक नज़म आपको बताता हूँ जी, सुनाता हूँ। ये अभी रिसेंटली हामिद अली ख़ान साहब ने, उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब ने इसको कंपोज़ किया है, मेरी एक दो नज़मों को और चीज़ों को। और माशाल्लाह उनसे बड़ा दोस्ती का और बड़ा प्यारा रिश्ता है, बड़े भाई हैं वो। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से कंपोज़ किया। अब देखिए वो कब आती हैं। तो बाहर तो ये इसमें एक नज़म है, आपको सुना देता हूँ अभी। इरशाद। लिखी तो पुरानी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया था, कुछ चीज़ों को, और फिर बाद में इसमें कुछ चेंजिंग करके सुना देता हूँ। उस देश के पार बसने वाले प्यारे लोगों, वाह! कुछ तो बताओ कहाँ मिलोगे मेरे प्यारे लोगों। आँखों में झिलमिल झिलमिल करते ख्वाब हुए धुंधले, पलकें रास्ता पूछती हैं अब तुम्हारा लोगों। जब हर रास्ता सुनसान लगे हर शहर वीरान, जब हर रास्ता सुनसान लगे हर शहर वीरान, किससे वो बातें करें जो हम तुम करते थे लोगों। अब भी दुनिया मिलती है जो कहती है सो कहती है, तुम्हारे लफ्ज़ थे सुनहरी बातें थी किरणें लोगों। हर पल ऐसे क्यों लगता है जैसे कोई गया ही नहीं, अगले पल मिल बैठेंगे फिर हंसेंगे प्यारे लोगों। दूर दूर समुद्रों के भी साहिल तो होते हैं, वाह दूर जी! दूर समुद्रों के भी साहिल तो होते हैं, क्या बीच जजीरा कोई नहीं जहां मिल सकते हम लोगों। आहा! थैंक यू, क्या बात है जी! शुक्रिया। एक और कोई है नज़म तो वो भी सुना दें आप? वो आपको वो दूसरी ऐड कर दूं फिर, दोनों अहमद भाई वाली, चलिए वो भी सुन लें। रात भी गुजरी दिन भी गुजरा, ये काफ़ी उनको पसंद थी तो बाहर तो, और उसके अलावा इसकी कंपोजिशन हुई है, पुरानी लिखी हुई है लेकिन उसमें एक तब्दीली सिर्फ की थी एक लफ्ज़ की। रात भी गुजरी दिन भी गुजरा, गुजरे सारे मौसम, मेरा नगर सुनसान। आहा! शाम से बैठे तो दिन निकला और दिन से आई शाम, सारा जग करे जगमग जगमग पर रास्ता वीरान। अब नैया तट पे आ पहुंची, कौन अपना सामान उठाए, सफ़र हुआ तमाम। आहा! वाह जी वाह! थैंक यू। अच्छा, अच्छा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपका अपना बेइंतहा शुक्रिया, बड़ा मशहूर हूँ आपका। आप और आपके तमाम अहल जो टीम है उसका बेइंतहा मशहूर हूँ, आपकी कोशिशों का और आपके टाइम का, और आपसे जो गपशप लगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे थैंक्स अ लिए तो लॉट। ये एज़ाज़ की बात है कि माय आपने प्लेजर, हमें टाइम दिया। माय प्लेजर, माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक थैंक यू यू। सर, माय अल्लाह प्लेजर। हाफ़िज़।